नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विदिशा से। विदिशा में कांग्रेस पार्षदों और कांग्रेस नेताओं ने तिलक चौक पर प्रदर्शन किया। शहर की खुदी हुई सड़कों, साफ सफाई व्यवस्था ध्वस्त होने, मनमाने टैक्स वसूलने को लेकर नगर पालिका को घेरा। दिशा में कांग्रेस के पार्षद और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष आशीष माहेश्वरी, धर्मेंद्र यादव सहित कांग्रेस के नेताओं और पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने तिलक चौक पर प्रदर्शन करते हुए पहले तिलक की मूर्ति के आसपास साफ सफाई की। भाजपाई नगर पालिका अध्यक्ष, विधायक और सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आशीष माहेश्वरी ने कहा कि दीपावली के पहले वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष संजय दिवाकृति द्वारा 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। यह भुगतान किसे और किस कार्य के एवज में किया गया, इसकी जानकारी नहीं दी जा रही है। उन्होंने शहर में खुदी सड़कों, टूटी हुई नालियों और ठप सफाई व्यवस्था के लिए सीधे तौर पर सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया। आज हमने विदिशा की नगर पालिका की जो लापरवाही और भ्रष्टाचार जो हमें समझ में आ रहा है, विदिशा के नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कभी पेरिस की बात की जाती है, कभी नगर निगम की बात की जाती है। इस तरीके से विदिशा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार लूटने का प्रयास किया गया, जिसका आज परिणाम है विदिशा की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ना आज यहाँ पर रोड है, ना सफाई की व्यवस्था है और लगातार नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है। धूल के कारण आप जाके देखिए, डॉक्टरों के पास लंबी लंबी कतार लगी है। सांस की प्रॉब्लम और अन्य तरह की प्रॉब्लम से लोग ग्रसित हो रहे हैं। धूल के कारण लोग पीड़ित हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं, ऑटो पलट रहे हैं। इस तरह की हमें नगर पालिका की लापरवाही समझ में आती है और इसका हम दोषी साक्षात शिवराज सिंह चौहान जी को देते, जिन्होंने लगातार 18 साल मुख्यमंत्री लेकर विदिशा की जनता को ठगा तो महसूस करा और लगातार विदिशा की जनता को आप लूटते आ रहे हैं। देखिए, नगर पालिका हर मोर्चे पर फेल हुई है। अभी हमारे साथियों ने आशीष माहेश्वरी नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में हमने यहाँ बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति का जो अत्यंत गंदी स्थिति में है, आप खुद भी जाकर देख सकते हैं, उसका जो बॉर्डर था उसको तोड़ दिया है। नगर पालिका उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही। सफाई की व्यवस्था चारों तरफ से चरमरा चुकी है। भयंकर शहर का बुरा हाल है, गड्ढों में तब्दील हो चुका है। सफाई की अव्यवस्था के कारण कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। इसके कारण आज हम कांग्रेसी कार्यकर्ता और साथियों ने मिलकर एक चेतावनी के रूप में इस बात को कहा है कि नगर पालिका होश में आए और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आपस में लड़कर शहर का सत्यानाश करने का काम कर रही है, इसको अपने होश में आकर इसको सुधारने का काम करें, अन्यथा हमारे साथी और भी उग्र आंदोलन करने के लिए भी वश होंगे। खंडवा के मुंदी में पिछले दिनों कांग्रेस के एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव द्वारा दिए गए घोड़े वाले बयान से बुरहानपुर जिले में सियासी घुड़दौड़ शुरू हो गई है। अब इसे लेकर भाजपा सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल मुंदी में आयोजित कार्यक्रम में अरुण यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घोड़े वाला बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी टीम में सिर्फ रेस के घोड़े मिलेंगे, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। इस बयान के बाद अब सियासत तेज हो गई है। राजनीति गलियारों में घोड़ा चर्चा का विषय बन गया है। बीजेपी नेता इस बयान के बाद कांग्रेस को घेर रहे हैं। खंडवा से बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अरुण यादव के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। मीडिया से चर्चा के दौरान पाटिल ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अब कौन घोड़ा है और कौन गधा है, यह समझना बड़ा मुश्किल है। यह कांग्रेस का विषय है। बुरहानपुर के लोनी गांव में बीजेपी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल नेपा नगर विधायक मंजू राजेंद्र दादू के नेतृत्व में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही पदयात्रा में शामिल होने आए थे। देखिए, कांग्रेस में अब कौन घोड़ा और कौन गधा है ये समझना बड़ा मुश्किल है। उनका वो कौन किसको दाव लगाएंगे, किसको दौड़ाएंगे, किसको बैठाएंगे, किसको आउट करेंगे, ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है। हम तो निरंतर जनता की सेवा में, गरीबों के कल्याण के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी
निरंतर काम कर रही है। अंतिम छोर के व्यक्ति के चेहरे पर चमक लाना और उसके चेहरे पर खुशी लाना, ये हमारी सरकार की मंशा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार निरंतर हर क्षेत्र में और हर गरीबों के कल्याण की योजनाएं बनाने का काम कर रही है। हम निरंतर दौड़ रहे हैं। खंडवा की जैन धर्मशाला में दिगंबर जैन संत उपाध्याय श्री विश्रुत सागर जी के पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव का आयोजन हुआ। जैन संत यहां चतुर्मास पर विराजित थे। कार्यक्रम में जैन धर्म के हजारों लोग मौजूद रहे। धर्म प्रेमियों को संदेश देते हुए उपाध्याय श्री विश्रुत सागर महाराज ने कहा कि भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चलते हुए जैन धर्म के बंधु और साधु संत अहिंसा को अपनाकर पुण्यार्जन करते हैं। दिगंबर जैन साधु संतों के पास सिर्फ 2 उपकरण होते हैं और एक पिच्छिका जिससे जीव जंतुओं की रक्षा की जाती है, संयम का पालन किया जाता है। दूसरा कमंडल जिसके पानी से शुद्धि की जाती है। मोर पंख से निर्मित पिच्छिका बहुत कोमल होती है। इसकी तरह ही यदि हमारा हृदय भी कोमल हो जाए तो इससे बड़ा सुख और कोई नहीं हो सकता। संयम मार्ग की ओर अग्रसर होने वाला श्रवक ही साधु संतों की पुरानी पिच्छी को प्राप्त कर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होने का साधक बन जाता है। समाज के सचिव सुनील जैन ने बताया कि उपाध्याय श्री विश्रुत सागर, मुनि श्री निर्वेद सागर और गुरु भ्राता आराध्य सागर महाराज के सानिध्य में पिच्छिका परिवर्तन महोत्सव का आयोजन हुआ है। जैन धर्म में जो हमारे साधु संतों की जो तपस्या रहती है काफ़ी कठिन रहती है और ये साधु संत सिर्फ वर्षा काल में 4 महीने एक ही स्थान पर रुककर धर्म की प्रभावना करते हैं, एक शहर में या एक गांव में रुककर या तीर्थ पर रुककर, और उसके बाद फिर लगातार 8 महीने तक अलग अलग शहरों में अलग अलग गाँव में जाकर धर्म की प्रभावना करते हैं। जैसे आपने देखा कि दिगंबर जैन मुनि नग्न अवस्था में रहते हैं, अपना परिवार वगैरह माता पिता सब छोड़कर एक धर्म के मार्ग पर चलने के लिए वो सब कुछ त्याग देते हैं। और उनके सिर्फ 2 उपकरण रहते हैं, एक पीछे रहती है जो जीव जंतुओं की रक्षा के हिसाब से वो साथ में रखते हैं, और कमंडल रहता है जो शुद्धि के लिए होता है। इसके अलावा 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार हमारे जो मुनिराज हैं एक ही बार खड़े होकर दूध उसी टाइम समय दूध पानी और अन्न ग्रहण करते हैं, बस 24 घंटे में एक ही बार, उसके बाद 24 घंटे कुछ नहीं लेते। एक शादी समारोह में भाग लेने नलखेड़ा जा रहे मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन व भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सनवर पटेल का आगर में भव्य स्वागत किया गया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला महामंत्री शाहरुख अहमद ने साफा बांधकर पटेल का स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार नजीर अहमद, जनपद सदस्य तेज सिंह तंवर और युवा महासभा जिला अध्यक्ष शुभम गुर्जर, अल्पसंख्यक मोर्चा नगर अध्यक्ष सब्बीर मुल्तानी भी मौजूद रहे। सनवर पटेल ने कहा कि विपक्षी खासकर कांग्रेस भावांतर योजना और एसआईआर को लेकर जनता में भ्रम फैला रहे हैं। भावांतर से किसानों को लाभ मिलेगा, किसान के खाते में 1300 रुपए जाएंगे। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। एसआईआर हमारी सुविधा के लिए है और अपने सही दस्तावेज अधिकारी को ही दें। कांग्रेस सिर्फ भड़काने का काम कर रही है। पटेल वक्फ कमेटी जिला अध्यक्ष आमिर खान राही के निवास भी गए और राही की दादी रिटायर्ड शिक्षिका के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एसआईआर हमारी सुविधाओं के लिए, सही नागरिकों के सही दस्तावेज, उसका सत्यापन, ये इसमें कहाँ मुश्किल है। ये जरूर है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, खास तौर पर कांग्रेस का काम है भड़काना, डराना, और भारतीय जनता पार्टी का काम है बढ़ाना। तो भारतीय जनता पार्टी बढ़ाने की ओर काम कर रही है और विपक्षी भड़काने का काम कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आमजन को इससे डरने की जरूरत नहीं है। अपने उपयुक्त दस्तावेज संबंधित अधिकारी को दिखाएं और अपना सत्यापन कराएं, बहुत आसान है। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की जावरा तहसील से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां डोडा चूरा तस्करों ने पीछा कर रही नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम और ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी। हड़बड़ी में तस्करों की कार पुलिया में जा पलटी।
बताया गया है कि डोडा चूरा से भरी एक ब्रेंज कार पुलिया में फंस गई। ग्रामीण मदद के लिए सामने आए तो तस्करों द्वारा फायरिंग शुरू कर दी गई। सूचना पर सीबीएन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और 5 बोरियों से भरा डोडा चूरा बरामद किया। आरोपी कार छोड़कर फरार हो गए। एसडीओपी संदीप मालवीय ने बताया कि कार जब्त कर ली गई है और फरार तस्करों की तलाश जारी है। फायरिंग की पुष्टि ग्रामीणों से पूछताछ के बाद की जाएगी। आज ये करीब 9 बजे के आसपास की घटना है। रिंगनौद थाना का एक रोला गांव है, वहां पर एक ब्रेजा गाड़ी है ब्लैक कलर की, तो उसमें कुछ तस्करों की सूचना मिली थी, जिसमें कि सीबीएन नीमच की टीम भी उनको फॉलो कर रही थी, उन्हीं का इनपुट था। और ये गाड़ी यहाँ पर कोलाइड हो गई एक अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज के आसपास। तो कुछ ग्रामीण भी वहां पर पहुंचे थे उस गाड़ी के आसपास, तो कुछ संदेही उसमें से निकल कर भागे हैं और फिर सीबीएन की टीम भी वहां पर मौके पर पहुंची थी और फर्दर रिंगनौद थाना पुलिस की टीम भी वहां पर पहुंची थी। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कौन लोग थे, कहां से आए थे, ये पूरी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। किस तरह की तस्करी कर रहे थे, क्या कुछ माल मिला है? अभी गाड़ी में कुछ मात्रा में 2 बैग्स मिले हुए, डोडा चूरा उसमें है, ये अभी आइडेंटिफाई हुआ है। और गाड़ी किसकी है, कौन लोग थे, ये सब अभी ग्रामीणों के मुताबिक बात सामने आ रही है कि कुछ फायरिंग की थी उस गाड़ी में सवार जो लोग। इस बात की तस्दीक हम ग्रामीणों से कर रहे हैं। कराहल की ईमानदार छवि तहसीलदार रोशनी शेख के खिलाफ सोशल मीडिया में झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। ऐसी पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। एक महिला को तहसीलदार रोशनी शेख के पैर पकड़ते दिखाया जा रहा है। तहसीलदार शेख से पीड़ित सावित्री आदिवासी ने पहले कभी शिकायत नहीं की थी। कुछ दिनों पहले सावित्री आदिवासी जमीन की शिकायत लेकर एसडीएम कार्यालय कराहल पहुंची थी। उस समय वहां तहसीलदार रोशनी शेख भी मौजूद थी। तभी सावित्री आदिवासी तहसीलदार रोशनी शेख के पैर पकड़कर न्याय की गुहार लगाने लगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार ने सीढ़ियों पर ही बैठकर महिला की फरियाद सुनी। सावित्री आदिवासी ने तहसीलदार को बताया कि उसकी भूमि पर कई लोगों ने कब्जा कर रखा है। तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी को मौके की जांच का विस्तृत रिपोर्ट 3 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मेरी बात सुनो, आप आई हो क्या मेरे पास? मैंने आपको पहली बार देखा तो अब आ तो गए नहीं है, पहले नहीं आए तो अब तो आ गए नहीं, अब तो करेगी नहीं हमारी मदद। तो मैं देखूं तो सही तुम्हारा आवेदन में क्या लिखा है, कुछ तो देखने तो दो, पढ़ने तो दो कि क्या लिखा है, तुम्हारी क्या समस्या है। तुम वहाँ आ जाती ना तहसील में, मैं वही मिलती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक बैठती हूँ मैं। तो ठीक नहीं पड़ेगा, हम तो आगे लगाएंगे, नहीं तो वाली मारेंगे। मेरा 4-5 बाल बच्चे ऐसा कहा दवा का हमारी जमीन में देख लेंगे आपका, ठीक है। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में रविवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की ठोकर से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। घायलों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर चक्का जाम लगा दिया। जिस स्कॉर्पियो से हादसा हुआ है वह छत्तीसगढ़ के दुर्ग आरटीओ में रजिस्टर्ड है। घटना रविवार शाम रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत तेंदुआ कोठार गांव के पास हुआ। स्कॉर्पियो सवार कुछ लोग छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे।
उसी दौरान तेंदुआ गांव के पास वाहन की बाइक से भिड़ंत हो गई, जिसके बाद बेकाबू स्कॉर्पियो ने घर के बाहर खड़े लोगों को ठोकर मार दी। घटना के बाद स्कॉर्पियो बिजली के खंभे से टकराई और जिसके बाद खंभा टूटकर जमीन पर गिर गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों मृतक एक ही परिवार के हैं, जिनमें से राम नरेश साकेत, रुचि साकेत और रंजना साकेत शामिल हैं। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर जाम लगा दिया। लोगों का आरोप है कि घटना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये पानी भरने जा रही थी तो बिलोरो वाला ठेकर मार दिया तो 5 लोग दरन मर गए हैं। ये कौन से गांव से हैं आप? तेंदुआ से हैं। 4 लोगों की मौत हुई कि 5 लोगों की? 5 लोगों को, 2 लोग कार में थे। ये बताइए, ये कौन गांव के रहने वाले जो खत्म हुए हैं? तेंदुआ के हैं। सभी वहाँ के हैं? हाँ, तेंदुआ। पहचान के हैं? हाँ जी सर। क्या नाम है इनके? एक जन के नाम है ननकू साकेत नाम है, जो खत्म हुए हैं, और रंजना साकेत नाम है लड़की के, और रुचि साकेत नाम है। बाप बेटी हुए हैं, अब बड़े भाई के लड़की हुए हैं। नहीं तो ये लोग पैदल निकल रहे नहीं को गेहूं निकाल रहे थे, पैदल नहीं निकल रहे थे, अपने द्वारे में गेहूं बगराए रहे थे तो निकल रहे थे। और जो जगह रहे तो हमारा सरकार ले लिया 5 डिसमिल मुआवजा लेके। अब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, रोड के किनारे हैं। घायल हुए हैं वो किसमें थे? वो लोग कैसे घायल हुए? घायल नहीं हुए, दरे खत्म हो गए सर, घर में रहे थे। जिनको लेके आई हैं? ये घायल रही हैं, देवरानी है हमारी। रीवा प्रयागराज मार्ग पर एक ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट बेसिकली जो स्कॉर्पियो गाड़ी और मोटरसाइकिल के बीच में हुआ है, और इसमें जो 4 लोगों की डेथ हुई है और 3 लोग घायल हैं। घायल जो है वो यहाँ SGMH में शिफ्ट किया गया है उनको, तो उनकी देखरेख और उनका उपचार चल रहा है। और जिनमें से 2 लोग जो हैं वो ठीक हैं, 1 लोग जो है उनकी अभी जांच जारी है और उनके जो भी प्रोसीजर्स हैं हेल्थ वाइज वो सब किए जाएंगे। जो मृतक हैं उनमें से 3 लोग एक परिवार के थे और एक जो है वो अभी उनका बहुत एड्रेस ठीक से नहीं है, लेकिन संभवतः वो उत्तर प्रदेश से हैं। और जो 3 लोग मृतक हुए हैं उनको हम लोगों ने रेड क्रॉस से 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई है, और जितने भी घायल हैं उनका समुचित प्रकार से देखभाल हो, उनका यहाँ पर इलाज ठीक से हो, ये इंश्योर किया जाए। घटना कैसे हुई पता चला? घटना की जो अभी प्रथम दृष्टया जानकारी है उसके अनुसार जो ये गढ़ का गांव था, वहाँ पर एक बाइक पे लोग खड़े हुए थे और बाइक और जो स्कॉर्पियो की चलती हुई गाड़ी थी उसकी भिड़ंत हुई है, उसमें ये घटना हुई। खंडवा जिले के अमलपुरा गांव की रहने वाली ग्रामीण परिवार की बेटी राजेश्वरी चौहान MPPSC एग्जाम पास कर जनपद CEO बन गई। किसान परिवार की बेटी इंदौर से लौटते समय सनावद में अपने नाना महिपाल सिंह तोमर के निवास पर रुकी थी, जहां संवाददाता आशिक अली ने उनसे चर्चा की। राजेश्वरी ने बताया कि MPPSC के एग्जाम उन्होंने 2nd अटेम्प्ट में क्लियर की है। किसान परिवार से होने के कारण परिवार में कोई भी उच्च पद पर नहीं है। माता पिता की इच्छा थी कि बेटी अच्छा पढ़ लिख कर अधिकारी बने। पहली बार एग्जाम में फेल होने पर बहुत दुख हुआ, मगर अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए पहले से अधिक मेहनत की, किताब और नेट के माध्यम से पढ़ाई की और सफलता हासिल की। राजेश्वरी का स्वागत नाना महिपाल तोमर के घर में बड़े ही जोश के साथ किया गया। राजेश्वरी ने आते ही नाना नानी काका काकी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया, पश्चात केक काटा और एक दूसरे को केक खिलाया। सब खुश थे। साथ ही में आई सहेलियों ने भी इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को बधाई दी। काकी नीना चौहान ने बताया कि आज परिवार की बेटी ने परीक्षा पास की है, हम खुशी बयान नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की MPPSC की एग्जाम क्लियर करने के बाद एक छात्रा मेरे पास यहाँ पर बैठी है जिसका नाम राजेश्वरी है, और हम उन्हीं से चर्चा करते हैं कि उन्होंने किस तरीके से ये MPPSC के एग्जाम क्लियर किए, क्या क्या कठिनाई आई है, क्या क्या परेशानी आई है। राजेश्वरी, ये बताएं कि आपने जो ये MPPSC की एग्जाम दी है किन परिस्थितियों में दी थी, कितने अटेम्प्ट में क्लियर करा आपने ये? जी सर, ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, लेकिन मैं मेंस क्लियर नहीं कर पाई थी।
फिर दूसरे प्रयास में मैंने मेंस की गलतियों को समझा और मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और ये सिलेक्शन लास्ट में हुआ। किस तरीके से आपका अनुभव रहा इतनी कठिन परीक्षा को आपको क्लियर करने में? अनुभव तो यही है कि आप हमेशा निरंतर प्रयास करते रहिए, मेहनत का साथ कभी मत छोड़िए। मैंने 8 से 10 घंटे लगातार रोज पढ़ाई की थी और निरंतर बस खुद को मोटिवेट रखा। जब कुछ असफलताएं मिली, जैसे मेंस में 2022 में असफलता मिली, माता पिता सबका सहयोग रहा, घर वालों का सहयोग रहा, तो उससे मैंने मोटिवेशन बनाए रखा और फिर आज मैं सफल हूँ। पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? परिवार में मेरे पिताजी किसान हैं और माताजी गृहिणी हैं। किस क्षेत्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप खास? मैं अमलपुरा गांव के अंदर, मतलब खंडवा से 17 किलोमीटर दूर अमलपुरा गांव है। एक ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से हैं। जी सर। आपने कहाँ से अपनी एग्जाम पढ़ाई पूरी की? मैंने इंदौर से की है। कौन सी एकेडमी से की थी कि सेल्फ किया था? एकेडमी मैंने प्रारंभ में ज्वाइन की थी, आना सुपर 100, लेकिन कोविड अनियमितताओं के कारण मैं पूर्ण नहीं कर पाई थी। इस कारण से फिर मैंने सेल्फ स्टडी की। सेल्फ स्टडी के अंदर क्या माध्यम रहा आपका? मैंने दोनों का सहयोग लिया, इंटरनेट का भी सहयोग लिया, किताबों का भी सहयोग लिया, इसके अलावा नोट्स कोचिंग के जो मिलते हैं, फिर जिन भी मतलब बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की। जो मेरे बड़े भैया और ये दीदी थे उनसे थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया कि किस प्रकार से हम इसमें और आगे गलतियां ना करें और जल्दी जल्दी सफलता प्राप्त हो। क्या लगता है जब फर्स्ट टाइम आपने जब एग्जाम दी थी और उसके अंदर असफल रहे, तो आपके अंदर कहीं ऐसा तो नहीं लगा था कि मैं फेल हो गई हूँ या अब पस्त हो गई हूँ, दूसरा कुछ करूँ? ऐसा किस तरीके से मोटिवेट किया अपने आप को दोबारा? जी सर, ये तो मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जब असफलता आती है तो बहुत ज्यादा दुख आता है कि इतने प्रयास के बाद मैं सफल क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने अपना पूरा 100% दिया था। लेकिन मम्मी और पापा हमेशा ये बोलते थे कि एक दिन होगा, क्योंकि मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उस मेहनत को आपने किस तरीके से फोकस किया कि मुझे एमपीपीएससी की ही एग्जाम क्लियर करना है? फोकस तो हमेशा से ही था, क्योंकि मेरे पिताजी का हमेशा से ये था कि आप एक बड़े अधिकारी बनो, और उनके कुछ मित्र भी ऐसे हैं जो एसडीएम की पोस्ट पर रहे। उन्हें पता था कि ये कठिन परीक्षा है जिसमें कई सारे अटेम्प्ट्स लग जाते हैं, कई सारे प्रयास लग जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप हमेशा मोटिवेट रहिए, आपका जब भी होगा हमको हमेशा ही खुशी होगी। अभी हाल आपने क्लियर करा है, किस रैंक के अंदर क्लियर करा है और क्या पोस्ट मिली है आपको? पोस्ट मुझे जनपद सीईओ की मिली है और रैंक के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। तो जनपद सीईओ का जब आपको पोस्ट मिली है तो आपको किस तरीके से एहसास हो रहा है? अभी मुझे बहुत जिम्मेदारी पूर्ण एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी 2 दिन से बहुत कॉल्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ कर दिया है जीवन में। पर ये केवल एक सफर है, मैं चाहूंगी कि इसे आगे बढ़ाऊं और जो मुझे जिम्मेदारी मिली है उसे और अच्छे से पूर्ण करूं। पर ये जो हम उम्र के लोग हैं जो एग्जाम दे रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूंगी कि बस खुद पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। असफलता तो आती ही रहती है, पर मुझे लगता है कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता ही है और आप शिखर पर पहुंच सकते हैं असफलता के साथ ही। ये थी राजेश्वरी, जो कि जनपद की सीईओ बन चुकी हैं, और सीईओ बनने के बाद उनके अंदर है तो कद से बहुत छोटी, मगर इनके हौसले बहुत बुलंद है और इन्होंने अपने हौसलों के बल पर ही आज इतनी परीक्षा को क्लियर किया एमपीपीएससी की, और आज सीईओ बन गई है। उनके पहली लड़की ऐसी है जो इनके परिवार के अंदर गवर्नमेंट की जॉब के अंदर गई है और अधिकारी बनकर आई है। कैमरा पर्सन गुफरान कप्तान के साथ आशिक अली। बहुत अच्छा बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के लिए तो बहुत गर्व की बात है ये कि उन्होंने आज इसके एग्जाम क्लियर करी है। एक लड़की ने इतनी मेहनत की है, बहुत मेहनत करी है, तो आज कितनी खुशी महसूस करते हैं आप? बहुत ज्यादा, बयान नहीं कर सकते कि कितनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुण यादव रविवार को देवास के खातेगांव पहुंचे। पचमढ़ी में जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर से लौटते समय उन्होंने यहां स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और युवा कांग्रेस के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। मीडिया से बात करते हुए यादव ने संदलपुर कस्तूरबा गांधी छात्रावास में हुई घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छात्रावास में बालिकाओं ने खराब भोजन मिलना, लचर सुरक्षा व्यवस्था और छात्राओं द्वारा मंत्री का काफिला रोकना विभागीय मंत्री और सरकार की नाकामी है।
उन्होंने कहा कि वे देवास कलेक्टर से इस संबंध में बात करेंगे। यादव ने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र निराकरण नहीं हुआ तो वे इस मामले को उच्च स्तर तक उठाएंगे। यादव ने कहा कि यह समस्या केवल खातेगांव का ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश असुरक्षित है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि गृह मंत्रालय का विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी विभाग के अंतर्गत पुलिस व्यवस्था चरमरा गई है। एक सूचना मुझे भी मिली है, बालिका छात्रावास में भोजन को लेकर और सुरक्षा को लेकर बच्चियों ने मंत्री जी को रोका था और उनसे शिकायत की कि यहाँ पर भोजन ठीक नहीं मिल रहा है और सुरक्षा की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की बनती है, विभाग के मंत्री हैं वो, तो उनको शीघ्र कार्रवाई इस पर करना चाहिए। अगर नहीं किए तो मेरा निवेदन है और मैं इसको लेकर कलेक्टर देवास से भी चर्चा करूंगा, हमारे साथ भी बात करेंगे कि बच्चों की सुरक्षा और भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चले। सर्दी के दिनों में भी लंबे पावर कट की खबरों के बीच ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर ने दावा किया है कि प्रदेश में सरप्लस बिजली है। उन्होंने कहा है कि लोड ज्यादा होने के कारण कई बार ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं और लाइन में ट्रिपिंग हो जाती है, इसलिए लोगों को अपने घर के लोड का सही तरह से आकलन करके उसे बढ़वा लेना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में उन्हें पावर कट जैसी समस्या का सामना न करना पड़े। तोमर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन पर समाधान योजना लागू की गई है जो 3 नवंबर से शुरू हुई है और अगले साल 28 फरवरी तक चलेगी। इसमें घरेलू, कमर्शियल और खेती किसानी करने वाले उपभोक्ताओं को अधिभार में 50 से 100% की छूट दी जा रही है। यदि कोई एक मुक्त बिजली की बकाया राशि जमा करता है तो उसे अधिभार में 100% की छूट दी जाएगी। वहीं किश्तों में जमा करने वालों को 60, 70 और 80% तक अधिभार में राहत मिलेगी। तोमर ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में भ्रांतियां हैं, लेकिन वह समस्या मीटर की तरह ही है, उसके लगाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जहां तक उसके तेजी से घूमने की बात है तो इसकी भी जांच हो चुकी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने घरेलू, गैर घरेलू कृषि उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना लाई है। ये समाधान योजना प्रथम चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर तक, द्वितीय चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी तक है। प्रथम चरण में जो उपभोक्ता भाग लेंगे उनको, घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एक मुश्त अगर वो जमा करेंगे तो 100% सरचार्ज माफ होगा। द्वितीय चरण में अगर वो घरेलू और कृषि उपभोक्ता भाग लेंगे तो उन्हें 90% सरचार्ज माफ होगा। गैर घरेलू उपभोक्ता प्रथम चरण में भाग लेंगे, एक मुश्त जमा करेंगे तो 80% उनका सरचार्ज माफ होगा। गैर घरेलू उपभोक्ता द्वितीय चरण में लाभ लेंगे तो उनको 70% का लाभ मिलेगा। और इसमें जो किस्तों में जाएगा, 6 किस्तों में भी अगर जाएगा तो उसको भी सरचार्ज में किसानों के लिए, घरेलू और किसानों के लिए प्रथम चरण में उनको 60% तक का लाभ मिलेगा। श्योपुर जिले में मध्याह्न भोजन और पोषण आहार का काम संभालते आ रहे महिला स्व सहायता समूह को शासन प्रशासन द्वारा राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसके कारण मध्याह्न भोजन और पोषण आहार प्रदान में अड़चन आ सकती। सुनीता नायक ने कहा कि कई वर्षों से समूह की महिलाएं आंगनबाड़ी केंद्रों और स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने और खिलाने का कार्य कर रही हैं, लेकिन समूहों के खातों में प्रशासन और सरकार द्वारा राशि का भुगतान कई माह तक नहीं किया जाता है, जिसके कारण कार्य संचालन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जरा सी लापरवाही मिलने पर समूहों को हटाने की कार्यवाही कर दी जाती है। सुनीता नायक ने कहा कि समय पर समूहों के खाते में मानदेय नहीं आने के कारण उधार लेकर काम चलाना पड़ रहा है। उन्होंने कलेक्टर अर्पित वर्मा से कहा कि मानदेय समय पर मिले, जिससे समूह चलाने में महिलाओं को परेशानी ना हो।
हमारी सबसे बड़ी समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की जो हमने सरकार ने अभी जो हमें आदेश निर्देश दिया, हम उसका पूरी तरह से पालन करेंगे। हमारे उस पालन करने में कोई कठिनाई परेशानी नहीं है। अभी भी जो उन जो विवाद हुआ वो केवल मात्र मास्टरों के आपसी खींचातान का, इसमें समझ कोई गलती नहीं है। हमें समय पे राशि नहीं मिलती, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये। कई जगह पे अब हमें पहले के मुख्यमंत्री जो थे शिवराज सिंह चौहान, उस समय हमें 60% राशि मिलती थी, लेकिन आज की तारीख में हमें 60% राशि न मिलते हुए मास्टर बच्चे कितने खिला रहे हैं। अगर 100 बच्चे 100 बच्चे में अगर 80 बच्चे आ रहे हैं और मास्टर ने अगर 40 बच्चों के खाने के आदि बढ़ते, हमें 40 बच्चों का पैसा मिलता, 100 का 80 का पैसा हमें नहीं मिलता। कार्रवाई की है, इतनी सारी महिलाओं को आज बुलाया भी है कलेक्टर सर ने, वरिष्ठ अधिकारी तो कोई आया नहीं है। बीआरसी वालों ने मीटिंग ली है, तहसीलदार मैडम को हमने आवेदन दे दिया, उनने अपना पक्ष रखा। हम उनकी शर्तों से सब सहमत है। सभी साफ सफाई से कार्य करेंगी। जो भी बच्चे हमारे गांव के, हमारी समाज के, अपने घर के बच्चे हैं वो, तो उनके जब भी खाना बनाएंगी तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगी। इन नियमों का हम पालन करेंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हमारा पेमेंट 4-4, 5-5 महीना हो जाता है। अभी तक भी हमारा 3 महीने का पेमेंट बाकी है, 3 महीने का पेमेंट पेंडिंग चल रहा है। अभी तक पेमेंट नहीं पहुंचा खाते में, तो ऐसे उसमें मेनू अनुसार खाना कहाँ से देंगे। इतने सारे लोगों की ड्यूटी लगा दी। अगर कहीं पर भी कोई भी समूह वाले की गलती पाई गई, कहीं पर भी अगर मध्याह्न भोजन में गलती पाई जाती है, तो आप निष्पक्ष होकर जांच करें, क्योंकि समूह वाले का काम है सामग्री उपलब्ध कराना। सामग्री का ही पैसा समूह वाले को आता है। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।